दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जो भी छात्र एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप लोग का रिजल्ट कब आएंगे, पैनल किस तरह से तैयार होंगे, और जो छात्र टाइपिंग दिए होंगे और लास्ट में जो स्टॉक की आप लोग देखे होंगे तो स्टॉक की से आप स्पीड कैसे निकालेंगे, इसके लेकर काफ़ी सारे छात्रों का कॉल आ रहे हैं कि स्टॉक की से स्पीड कैसे निकालेंगे। तो 2 मिनट आप लोग देख लेंगे कि स्टॉक की से आप लोग स्पीड कैसे निकालेंगे। और साथ ही आगे जो भी छात्रों का एग्ज़ाम होने वाले है आगे देख लेंगे। यहाँ से चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एक सेशन में मतलब रिपीट किया गया है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में जो है रिपीट किया गया है। तो चार्ट से आज की इस वीडियो में आप लोग का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो छूटने वाले नहीं है। 1 से 2 नंबर आपको चार्ट से मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे चार्ट से किस तरह से क्वेश्चन बनता है और चार्ट को कैसे याद करेंगे, कौन सा चार्ट का क्या काम है, ठीक है। आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। बाकी कल जो हम एक वीडियो डाले होंगे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन छूट गए होंगे तो उसका भी डिस्कशन इसमें करवाएंगे। तो इसमें कंप्लीट हम समझ सकते हैं 50 क्वेश्चन को, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। बाकी देख लेंगे जो भी छात्र अभी एग्ज़ाम दे कर आए होंगे तो उसके लिए हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टॉक की कैसे निकालेंगे, स्टॉक की से स्पीड कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम कैलकुलेटर पर चल जाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि स्टॉक की से आप लोग स्पीड कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर को ओपन कर रखा है और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक की। काफ़ी सारे छात्रों का कहना है कि मेरा 1280 स्टॉक की है, और ये 1280 स्टॉक की जो है काफ़ी सारे छात्रों का कहना है कि हमने 9 मिनट में कंप्लीट किया टाइपिंग। तो किन्हीं छात्रों का कहना था कि 7 मिनट में कंप्लीट किए, तो किन्हीं छात्रों का 6 मिनट 4 मिनट ऐसे आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स। और काफ़ी सारे छात्रों का कहना था कि मेरे सेंटर पर ऑटो सबमिट का मतलब सबमिट करने का ऑप्शन नहीं था। तो ये कुछ कुछ सेंटर पे ये भी प्रॉब्लम देखने को मिला है। काफ़ी सारे सेंटर पे खुद से सबमिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी काफ़ी सेंटरों पे जो है खुद से सबमिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टॉक की कैसे निकालेंगे। जैसे आपने 1280 स्टॉक की मारे हैं 6 मिनट में, तो यहाँ पे समझ लेंगे सबसे पहला इसमें भागा देना है कितने से। तो यहाँ पे समझ ले भागा देना है आपको 5 से। 5 से हम क्यों देंगे तो समझ लेंगे 5 लेटर मिला करके एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो क्योंकि 30 वर्ड पर मिनट मांगा जा रहा है स्पीड अंग्रेजी में, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, तो एक वर्ड में टोटल 5 लेटर होता है, ठीक है। 5 लेटर मिला करके एक वर्ड बनता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे 5 से पहले भाग देंगे। जितना स्टॉक की बनेगा उसमें से हमको 5 में भाग देना है। बाकी देखेंगे यहाँ पे 256 आ गया है। तो 256 में हम फिर से भाग देंगे कि आपने कितना मिनट में कंप्लीट किया। अगर 6 मिनट में कंप्लीट किया है तो 42 का स्पीड बनेगा, ठीक है। अगर यही 7 मिनट में आपने कंप्लीट किया तो 36 का स्पीड बनेगा। यही आपने 8 मिनट में कंप्लीट किया तो ये 32 का स्पीड बनेगा। यही आप 9 मिनट में कंप्लीट किया तो 28 का स्पीड गया। मतलब देखिए यहाँ पे समय का खेल है, ठीक है। आप जितना जल्दी टाइप करके सबमिट कर देंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। और किन्हीं छात्रों का कहना है कि हमने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो उसका 51 का स्पीड बनेगा, ठीक है। किन्हीं छात्रों का कहना है कि हमने अंग्रेजी में 1680 मारे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले 5 से भाग दे देंगे, बाकी 336 आया तो फिर 336 में हम कितना मिनट में आपने कंप्लीट किया तो 6 मिनट में, तो 56 का स्पीड जाता है। तो किन्हीं छात्रों का कहना है कि 8 मिनट में तो 42। तो स्टॉक की निकालना आप लोग समझ गए होंगे। आपने जितना का स्टॉक की मारे होंगे उदाहरण के लिए 15 से, तो सबसे पहले आपको इसमें 5 से भागा देना है, ठीक है। 5 से भागा देने के बाद जो यहाँ पे 300 निकला फिर 300 और उसमें भाग देना है कि आपने कितना मिनट में कंप्लीट किया है, उतना से भाग दे देंगे तो आपका स्पीड एक्यूरेट यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टॉक की निकालने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और बात रहता है कि यहाँ पे स्टॉक की जैसे आपने 50 का स्पीड मारा, ठीक है। 6 मिनट में मान लीजिए 300 वर्ड टाइप कर दिया इंग्लिश का और आपका 50 का स्पीड गया, ठीक है। उसमें से देखिए स्पीड कैसे कम होता है स्टॉक की से। जैसे आपने 50 का स्पीड मारा है उसमें से 10 या 15 लेटर गलत किए होंगे तो उसमें से आप लोग का स्पीड जो है ऐसे 3 4 5 ऐसे कम होने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपने मतलब 6 या 7 मिनट में कंप्लीट कर दिया और 10-12 वर्ड गलत कर दिया है तो 3 से 4 स्पीड जो है कम होंगे वर्ड के हिसाब से, ठीक है। जितना आपने वर्ड को गलत किए होंगे उतना काउंट करके वो माइनस कर देगा आपके स्पीड से, टोटल स्पीड से, ठीक है। ज़्यादा स्पीड घटने वाले नहीं है। जिनका है स्पीड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनको मतलब पूरा 30 आ रहा है और आपने उसमें कुछ गलती कर दी है 10 या 12 या 5-6 वर्ड, तो उसमें से आपको इंक्रीज से डिक्रीज कर देगा। मतलब जो आपका 30 का स्पीड है उसमें से अगर आपने 10 या 5 वर्ड गलत किए होंगे तो आपका जो वर्ड
होगा, टोटल काउंट करके उतना माइनस कर देगा, ठीक है। तो यही बात है स्टॉक की में, और कुछ भी नहीं है। और बाकी रहता है कि आप लोग का रिजल्ट क्या आएंगे। तो ये सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद आप लोग का आंसर की जो है जारी कर देंगे। आंसर की आप लोग खुद से देख पाएंगे और वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत आपने सही किया है और वहाँ से गलत कर दिया है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जान गए होंगे कि हिंदी में टोटल 250 वर्ड मिल रहा है और अंग्रेजी में 300 वर्ड मिल रहा है। तो ये इतना वर्ड जो है काफ़ी सारे छात्र 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में ऐसे कंप्लीट कर रहा है। तो जो भी छात्र पहले अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो सबमिट कर देना है, क्योंकि आप लोग जान गए होंगे कि समय का खेल है और जितना कम समय में आप लोग सबमिट करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का स्पीड बढ़ने वाले हैं। तो इतना तक समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी हम पिछले वीडियो में जहाँ से क्वेश्चन को छोड़े होंगे वहीं से हम रिपीट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे चार्ट का भी क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम वहाँ पे कुछ वीडियो छूट गए थे पिछले वीडियो में, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने 95 तक डिस्कशन किए होंगे। उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। टोटल हमने MS एक्सेल से 130 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि MS एक्सेल से 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन अब की बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 95 से फिर से डिस्कशन कर देते हैं एक बार। उसके बाद चार्ट वाले जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है, और जो देख चुके हैं तो आगे यहाँ पे देखेंगे। 95 में बोला जा रहा है कि MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख एवं समय दोनों प्रदर्शित करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो डेट एवं टाइम के लिए हम 9 फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है। F2 से एडिट करते हैं। 97 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होगा, मतलब ये फिक्स रहना चाहिए। तो राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। कॉलम से पहले भी एब्सोल्यूट लगा हुआ है और कॉलम के बाद भी लगा हुआ है, मतलब पूरा फिक्स ये सेल एड्रेस है, ठीक है। चलिए, 98 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रॉ और 5वें कॉलम का मिलान का सेल एड्रेस क्या होगा। इसको पहचानिए। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक में काफ़ी बार रिपीट किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथा रॉ बोला जा रहा है और 5वां कॉलम पूछा रहा है। तो कॉलम जो होता है ABCD ऐसे इसका लेवल होता है और रॉ की जो होता है 1 2 3 4 5 ऐसे इसका लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कॉलम का, यहाँ देखिए चौथी रॉ और 5वें कॉलम। तो 5वें कॉलम सोचेंगे कहाँ पे आता है, तो 5 तक गिनती करेंगे ABCDE, तो मतलब कॉलम जो होंगे 5 बार तो E हो जाएंगे और चौथे रॉ तो E4 हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जितना रॉ पूछेंगे उसको मतलब रॉ में आ जाएंगे। जैसे 10वां रॉ बोल देंगे तो 10 हो जाएंगे और कॉलम बोल देंगे 8वां, तो ABCDFGHI तक इसका चलेगा, ठीक है। G तक चलेगा तो G8 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको निकाल लेना है कैलकुलेट करके। चलिए, 99 में आपको जानकारी देना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रॉ के अंतिम सेल में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे A1 में है और आपको लास्ट में जाना है, उसके लिए हम कंट्रोल राइट एरो दबाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 100 में आपको जानकारी देना है यहाँ पे निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, इसका आउटपुट 26 होगा, ठीक है। चलिए, 101 में आपको जानकारी देना है यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट प्रविष्टि संरेखित होता है। तो यहाँ पे समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर एक होता है और एक अल्फ़ाबेट होता है। तो जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। और बाकी नंबर आप टाइप करेंगे तो राइट अलाइनमेंट होता है। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है। 102 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मोड फंक्शन का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन अब की बार रिपीट किया गया है, मोड फंक्शन का उपयोग क्या होता है। तो ये पिछले भी वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि भाग देने पे जो शेषफल निकलता है उसे हम मोड फंक्शन से निकालते हैं, ठीक है। भाग से प्राप्त शेषफल, ठीक है। इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 103 में आपको जानकारी देना कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे डी नंबर हो जाएंगे, RDF आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए आपने सम फंक्शन लगाया और उसका रेंज है A1 A2 A3 है, ठीक है।
तो A1 को सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद A2 को सेलेक्ट किया और A3 को सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसमें जो भी मान है वो आपका सम की है, तो आपका ऐड होके आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सम फंक्शन लगाए हैं और इसका रेंज दी है A से लेकर A3 तक, ठीक है। और उस रेंज में देखेंगे A1 है, A2 है, A3 है। तो A2 को हम बीच से डिलीट कर देते हैं और A1 बच जाएंगे, उसके बाद A3 बच जाएंगे। A2 को हमने डिलीट कर दिया, तो बीच से अगर किसी मतलब सेल को डिलीट करते हैं तो इस तरह से आपको एरर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। चलिए 104 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो MS एक्सेल में सीट टैब होता है, सबसे पहला सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसे रीनेम जो करते हैं वो अधिकतम आप 31 लेटर तक वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। 31 अक्षर से आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। चलिए 105 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किसके वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखना है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करता है। तो किसी विशेष डाटा को देखना है तो उसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 106 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो शिफ्ट F3 होता है फार्मूला इंसर्ट करने के लिए। बाकी अल्ट F1 से आप MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट कुंजी होता है F11। और कल यानी 27 सितंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सीट इंसर्ट करने का भी शॉर्टकट कुंजी पूछा गया था शिफ्ट के साथ F11, ठीक है। चलिए 107 में आपको जानकारी देना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट का जो नाम होता है सबसे ऊपर होता है, जिसे हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 108 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्ति यानी रो और कॉलम की ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एसेसिबल एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 109 में आपको जानकारी देना निम्नलिखित में कौन सा फार्मूला जिसमें MS एक्सेल गणना करने में समर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे सम फंक्शन है और कौन सा सही है कौन सा गलत है देख लेंगे। तो तीनों बाकी सही है, बाकी A नंबर ये नहीं होगा सम सेल, तो इस टाइप से फार्मूला को ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 110 में जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग सेल की रेंज में मौजूद संख्यात्मक प्रविष्टियों की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। तो ये काउंट फंक्शन मतलब आपके सेल में जो भी नंबर टाइप है उसे गिनने के लिए काउंट फंक्शन का काम है सिर्फ नंबर को गिनती करना है। टेक्स्ट और नंबर दोनों को जो काउंट करता है वो काउंट ये करता है, ठीक है। तो नंबर गिनने के लिए काउंट फंक्शन लगाते हैं। राइट आंसर ये नंबर हो जाएंगे। 111 में आपको जानकारी देना है कि स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद सेल रेफरेंस है। तो यहाँ आप देख लेंगे तो सबसे पहला कॉलम होता है, उसके बाद रो होता है। तो ये नंबर तो ये तो गलत होगा, ठीक है। बी नंबर ये भी गलत है, पहले रो नहीं होता है, पहले कॉलम होता है। उसके बाद सी में देख लेंगे ए बी, तो ए बी है, उसके बाद लास्ट में लगा हुआ है कॉलम में नहीं रो में लगा है अवेसली, तो ये भी गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कौन सा सेल एड्रेस रेफरेंस है, मतलब पूरा वो फिक्स है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। पहले कॉलम से पहले सेल यहाँ पे फिक्स किया गया है, उसके बाद कॉलम के बाद यानी रो और कॉलम दोनों को फिक्स किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। 112 में जानकारी देना है कि स्प्रेडशीट की दो सेल A1 और A2 दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सम है, ये भी गलत है। उसके बाद A1 A2, तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बराबर A1 प्लस A2, काफ़ी आसान प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे आगे जानकारी देना है, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। बराबर A1 प्लस A2 ये जो है फार्मूला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर A1 प्लस A2 ये फार्मूला हो गया, ठीक है। और फंक्शन जो होता है कोई फंक्शन जैसे बराबर सम जो भी पहले स्पेसिफिक पहले जो डिफाइंड होता है वो सब फंक्शन रहता है। बराबर इजकल टू जैसे 1 + 2 + 3 ये सब फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला और फंक्शन में ये भी अंतर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट यहाँ पे जानकारी देना है, लास्ट नहीं है और 10-15 क्वेश्चन है कि किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो स्प्रेडशीट हो जाएंगे, मतलब MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। चलिए 115 में आपको जानकारी देना है जब किसी स्प्रेडशीट के खाली में दशमलव संख्या जैसे कि
345.67 दर्ज की जाती है, तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाएगा। तो यहाँ देखिए हम पहले ही जानकारी दिए होंगे कि कोई भी नंबर आप टाइप करते हैं तो वो राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, और टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो नंबर की बात हो रहा है तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 116 में जानकारी देना है कि निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, पहले भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद जो है बाकी शेष है उसको घटा देंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएंगे, इसका 71 आउटपुट होंगे, ठीक है। चलिए 117 में जानकारी देना है कि फार्मूला में शुरू से अंत तक के एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होता है, तो वो कॉलन के द्वारा होता है। जैसे आपने सम फंक्शन लगाया और रेंज दिया है ए से लेकर A15 तक, ठीक है, तो उस बीच में कॉलन आता है, ठीक है, इसका रेंज हम बोलते हैं, और उसी रेंज से जो है फार्मूला शुरू से लास्ट तक जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो ये कॉलन हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 118 में जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल संदर्भ है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए जो फिक्स सेल एड्रेस है, राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे और 5-6 क्वेश्चन है, उसके बाद हम चार्ट से जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि चार्ट से 1 से 2 नंबर जो है हर एक शिफ्ट में अभी तक में रिपीट किया गया है क्वेश्चन। तो चार्ट से जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझ लेंगे। 119 में आपको जानकारी देना है यहाँ पे कि ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो किसी सेल को मतलब फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। 120 में आपको जानकारी देना है कि एक स्प्रेडशीट में स्तंभ कॉलम उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि ये क्वेश्चन जो है 2003 का है, ठीक है, मतलब 2003 के एक्सेल में देखेंगे तो उसमें अधिकतम कॉलम जो होता है वो 256 तक होता है, ठीक है, और उसमें रो जो होता है 1024 होता है, ठीक है। ये 2003 का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2003 के एक्सेल में रो जो होता है 1024 होता है और कॉलम जो होता है 256 होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा 2003 से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये 2003 का क्वेश्चन है, और 2003 में अधिकतम कॉलम जो होता है वो 256 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 121 में जानकारी देना है कि एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी डैश डैश का उपयोग करके हैंगिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। तो फ्रीज पेन से जो भी मतलब टॉप रो कॉलम है उसे आप फ्रीज पेन से जो है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रॉल करेंगे तो वो हेडिंग जो है वहाँ पे बरकरार रहेगा, ठीक है। चलिए 122 में आपको जानकारी देना है कि 122 में यहाँ पे जानकारी देना है कि एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ पे होता है। तो कैंसिल बटन जो है वो फार्मूला बार में होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 123 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। एवरेज है, एवरेज के बारे में पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, जैसे 40 50 90 हो गया, 10 100 हो गया, 30 20 50 हो गया, मतलब 150 हो गया। और संख्या कितना है तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 यानी 5 संख्या है टोटल। तो 150 में 500 भागा देंगे, 30 पंचे 150, तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 124 में आपको जानकारी देना है कि जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ देखिए एवरेज फंक्शन है 3 12 16 9। तो यहाँ पे कुछ लॉजिकल है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 16 दिया गया है। तो ग्रेटर देन 16 का मतलब हो गया कि 16 से जितना भी बड़ा संख्या होगा सिर्फ उसी का एवरेज यहाँ पे निकालना है। तो 16 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 16 है। तो यहाँ पे 16 का जो एवरेज होगा ये निकाल के 4 यहाँ पे दे दिया है, तो ठीक है। तो जहाँ पे मतलब ग्रेटर देन और लेस देन लगा रहेगा उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी जहाँ पर भी ग्रेटर देन और लेस देन लगा रहेगा तो आप लोग समझते होंगे, लेस देन का मतलब हो गया अवरोही क्रम और ग्रेटर देन का मतलब हो गया आरोही क्रम, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है, 16 दिया है, तो 16 से ज़्यादा जितना भी यहाँ पे संख्या रहता तो सबको ये एवरेज निकाल के देता, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए 125 में जानकारी है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं। तो लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, केवल लाइन चार्ट। तो यहाँ देखिए MS एक्सेल में आप बार चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट जितने भी प्रकार के चार्ट है वो सभी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चार्ट से भी हम क्वेश्चन को क्लियर करने वाले, चार्ट से जितना भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 126 में जानकारी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल डैश डैश
वर्ण हो सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल जो होता है जैसे A1 है, उसमें आप टोटल 32,767 वर्ड आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएंगे। चलिए 127 में जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और MS वर्ड दोनों में पोर्ट्रेट होता है और चेंज जो होता है वो पावर पॉइंट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएंगे। 128 में जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है। तो आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट रहता है वो A1 सेलेक्ट रहता है। ठीक है, सेल एड्रेस ये भी आपको ध्यान में देना है। चलिए 129 में जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 प्रोग्राम में खानों यानी कॉलम की चौड़ाई और पंक्तियों की लंबाई किसमें मापी जाती है। तो कॉलम की जो चौड़ाई और लंबाई होता है वो इंच में मापते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ये नंबर हो जाएंगे। 130 में जानकारी देना है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद कि MS एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो MS एक्सेल में पूरा वर्कशीट को चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इसके ऊपर हम शुरुआत में ही यहाँ पे जानकारी दिए होंगे कि पूरा वर्कशीट को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबाते हैं। ठीक है, और कंट्रोल स्पेस से हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट स्पेस से सिर्फ हम रो को सिलेक्ट करते हैं। तो ये तीनों बात को ध्यान में रखना है। टोटल यहाँ पे हम 130 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं और इसमें जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। ठीक है, चलिए हम चार्ट से कुछ देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चार्ट जो होता है, चार्ट आप 2D और 3D ये दोनों प्रकार के चार्ट जो है आप MS एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे चार्ट जो इंसर्ट करते हैं वो इंसर्ट मेन्यू में होता है चार्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका शॉर्टकट कुंजी जो होता है एक होता है F11 होता है, एक होता है Alt+F1 होता है। ठीक है, तो दो शॉर्टकट कुंजी होता है चार्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट किस तरह से होता है। सबसे पहला यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहला कॉलम चार्ट और बार चार्ट होता है। कॉलम चार्ट और बार चार्ट जो है दोनों एक कम्युनिकेशन है इन दोनों का। उसके बाद लाइन चार्ट और एरिया चार्ट होता है। ठीक है, पाई चार्ट और डॉट नोट चार्ट होता है। उसके बाद आगे यहाँ देखेंगे रडार चार्ट होता है, सरफेस चार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद स्केटर चार्ट होता है, बबल चार्ट होता है, स्टॉक चार्ट और वाटर फॉलो चार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक चार्ट होता है, कॉम्बो चार्ट होता है। ये दोनों सिंगल है। ठीक है, बाकी दो का कंपैरिजन है आगे यहाँ पे सभी में। रडार चार्ट और सरफेस चार्ट दोनों एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेंगे कौन सी चार्ट की क्या काम है और इसे कैसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि चार्ट से जो है एक नंबर रिपीट किया गया है अभी जितना भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट जो होता है इसका काम है कुछ श्रेणियों की तुलना करने के लिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ने में कोई मतलब छात्र किसी मार्कशीट में जो है 90% लाया है और कोई छात्र जो है 80% लाया है, तो दोनों को हम तुलना करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉलम चार्ट और बार चार्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इस तरह से आपको रट लेना है, ऐसे ही आएगा। टू विजुअली कंपेयर वैल्यू अक्रॉस ए फी कैटेगरी, कुछ श्रेणियों में मूल्यों की तुलना दिखाने के लिए हम कॉलम चार्ट और बार चार्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड में जानकारी देना है यहाँ पे लाइन चार्ट और एरिया चार्ट। तो लाइन चार्ट एरिया चार्ट का देख लेंगे क्या काम है। यहाँ देखिए समय, वर्ष, महीने, दिन या श्रेणियों के साथ रुझान प्रवृत्तियों दिखाने के लिए हम लाइन चार्ट और एरिया चार्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में आ जाएंगे समय, वर्ष और दिनांक रुझान में दिखाने के लिए हम कौन सा चार्ट का उपयोग करते हैं। तो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पाई चार्ट और डॉट नोट चार्ट है। तो ये पाई चार्ट और डॉट नोट चार्ट का काम है एक पूरे के अनुपात दिखाने के लिए। इसका उपयोग तब करें जब आपकी कुल संख्या जो 100 है, ठीक है, एक दूसरे को अनुपात में दिखाने के लिए हम पाई चार्ट और डॉट नोट चार्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद रडार चार्ट और सरफेस चार्ट देखेंगे। डेटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजक खोजने के लिए, कई डेटा श्रृंखलाओं के कुल मूल्यों को तुलना करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्केटर चार्ट है, उसके बाद बबल चार्ट है।
तो मूल्यों के सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए हम स्कैटर चार्ट और यहाँ पे बबल चार्ट का सहारा लेते हैं। उसके बाद स्टॉक चार्ट और वाटर फ्लो चार्ट जो होता है, ये स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए हम स्टॉक चार्ट और वाटर फ्लो चार्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक चार्ट देख लेंगे। स्टैटिक चार्ट अपने डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण दिखाने के लिए करते हैं। और कॉम्बो चार्ट जो होता है, कॉम्बो चार्ट डेटा को समझने में आसान बनाने के लिए दो या दो से अधिक चार्ट प्रकार को जोड़ने, खास करके जब डेटा व्यापक रूप से भिन्न है। तो कॉम्बो चार्ट का काम है डेटा को आसानी से समझने और दो चार्ट को जो है एक में जोड़ने के लिए जो है हम कॉम्बो चार्ट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल 14 प्रकार के चार्ट है और सभी का क्या काम है, यहाँ पे आप लोग इसको रट लेंगे। क्वेश्चन आगे हम करवा देंगे इस पर, जितना भी चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसको रट लेंगे पहले, और कल मेरा टॉपिक रहेगा कि चार्ट से जितना भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चार्ट क्या काम होता है। पहले फिलहाल यहाँ पे इसको जितना भी है यहाँ पे याद रख लेंगे। जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट है तो कुछ श्रेणी मूल्यों को तुलना दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद लाइन चार्ट, एरिया चार्ट है तो समय वर्ष को रुझान में दिखाने के लिए करते हैं। पाई चार्ट, डॉर्नर चार्ट एक पूरे का अनुपात दिखाने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको पहले ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो भी चार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी छात्रों को अभी समय है 15-20 दिन, तो आप लोग CBT का क्रैश कोर्स जो है आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे गारंटी के साथ। क्वालिफाई है CBT में। अगर आप लोग को टाइपिंग अच्छा है और CBT में डर लग रहा है तो आप कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स का चार्ज 100 रुपया मात्र कर दी गई है। ठीक है। आपको व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सिर्फ हमें व्हाट्सअप कर लेंगे। ठीक है। और आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।